हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स कराज एजुकेशन। आज के टॉपिक में डिस्कस करूंगा हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जहां पर वीडियो का पार्ट नंबर 26 आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग एग्जाम में जहां पे हिंदी लैंग्वेज पूछा जाता है आपको लिए फ्रूटफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं। और इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे क्यूज वगैरह भी डालता हूँ तो आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं। पेपर 1 देखिए बहुत नॉमिनल प्राइस में, यानी कि हिंदी और इंग्लिश, चाहे कुछ पेपर 1 बोलिए चाहे हिंदी इंग्लिश, जो भी आपको डाउट हो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो, झारखंड का अलग अलग एग्जाम है। 3 प्लेलिस्ट आपको लिंक दे दूंगा। ओके, आप लोग ज्वाइन कीजिए इसको, जिसमें वोकैब का और हिंदी का ग्रामर का और इंग्लिश ग्रामर का 3 वहाँ पे प्लेलिस्ट बनाया हूँ। तो इसको आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा नहीं है। जिनको ज़्यादा डाउट है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा शब्द कर का अर्थ नहीं है? कर का अर्थ नहीं है, बताइए। तो कर का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन है हाथ, टैक्स, किरण या फिर कर। क्या होना चाहिए? तो आप लोग कर का जो अलग अलग अर्थ होता है उसको आप लोग अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। तो बताइए कि जो अनेकार्थी कौन इसका अर्थ नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन जो आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि हाथ और टैक्स, तो लग रहा हो कि हाँ 2 हो सकता है। कन्फ्यूजन होगा किरण और कर्म में, किरण भी इसका अर्थ होता है, तब तो कन्फ्यूजन समाप्त हो गया। आंसर हो गया आपका कर्म, ये कर का अर्थ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। किसी एक शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ अगर निकलते हैं तो उसे अनेकार्थी शब्द बोला जाता है। इस कर का एक और अर्थ होता है, जैसे हाथी का सूंड आप लोग नाम सुने हैं ना, तो हाथी का जो सूंड होता है वो भी इसका एक अर्थ होता है। तो इतने सारे अर्थ होते हैं। उस तरह से बताया था ना, जैसे आपको कनक था, कनक कनक 300 गुना पढ़े हैं ना, कनक, तो इसका बहुत सारा अर्थ होता है। क्या क्या होता है? एक तो आप लोग सोना पढ़े थे, क्या पढ़े थे? सोना पढ़े थे। एक गेहूँ भी होता है, क्या होता है? गेहूँ भी इसका एक अर्थ होता है। एक धतूरा भी इसका अर्थ होता है, ठीक है, धतूरा भी अर्थ होता है, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे अर्थ इसका होता है कनक का, तो इसको अनेकार्थी शब्द बोला जा सकता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। परमेश्वर में कौन सा समास है? समास पता होगा, 2 शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे आप लोग जो 2 शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे जो है आप लोग क्या बोलते हैं? उसे समास बोलते हैं, ठीक है। संधि का कॉन्सेप्ट आ जा रहा था। ओके ना, 2 शब्दों 2 वर्णों के मेल से जो आप देखिएगा विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं ना। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। परमेश्वर में समास बताइए। द्विगु समास, कर्मधारय, तत्पुरुष या अव्ययी भाव समास। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, इसका समास वगैरह कर लीजिएगा। परम है जो ईश्वर, उसे उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें परमेश्वर कहते हैं। तो परम ईश्वर, यानी कि एक शब्द यहाँ पे विशेषण और दूसरा विशेष है, एक विशेषता बतला रहा है। तो जहाँ पे विशेषण और विशेष का उपबंध होता है वहाँ पे कौन सा समास आता है? वहाँ पे कर्मधारय समास आता है। टिक लगा लीजिए भी। समास का टोटल 6 भेद होता है। 4 के 4 तो यहाँ पे दिख रहा होगा। एक हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, द्विगु तो दिख रहा होगा, एक द्वंद्व समास हो जाएगा, एक बहुब्रीहि हो जाएगा। तो यही टोटल जो है 6 तरह का जो है बहुब्रीहि समास टोटल 6 तरह का हो गया। द्विगु समास में जिसका पहला पद संख्यावाची हो। कर्मधारय समास देख लीजिए, इसमें विशेषण विशेष का उपबंध होता है। तत्पुरुष समास में जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाए, जैसे शरणागत, शरण को आगत, ओके, शरणागत। अव्ययी भाव समास में जिसका पहला पद क्या हो? अव्यय हो, जैसे यथाशक्ति वगैरह आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। और समस्त पद मिलकर एक अव्यय का कार्य करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ओके, और द्वंद्व समास में क्या होता है? दमन समास में दोनों पद प्रधान होता है, जैसे दाल भात हो गया, ओके, दिन रात वगैरह हो गया, माता पिता वगैरह, इस तरह का, भाई बहन। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? जिसका देखिएगा, बहुब्रीहि समास में समस्त पद मिलकर किसी अन्य पद की प्रधानता करते हैं, जैसे कि लंबोदर बताया था, तो लंबा है जो उधर यानी कि लंबोदर, तो इस गणेश जी के लिए यूज होता है। पीताम्बर, पीला है जो वस्त्र, कृष्ण जी वगैरह, ओके, नीलकंठ वगैरह, ठीक है, नीला है जिनका कंठ, अर्थात शिव जी, ठीक है, नीलकंठ। और नीलकंठ में देखिए, थोड़ा सा आप लोगों को जब पढ़ाया था समास और में, तो यूट्यूब भी पढ़ा चुका हूँ। नीलकंठ में आप लोगों को दोनों समास देखने को मिला, कर्मधारय मिल जाएगा और बहुब्रीहि मिल जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए, उसका समास वगैरह किस तरह से किया जाता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे नीलकंठ है, नीला कंठ, तो कंठ कैसा है? नीला है, तो विशेषण विशेष है, तो कर्मधारय ही बन जाएगा। और नीला कंठ है, शिव जी के लिए भी यूज होता है, तो वहाँ पे बहुब्रीहि हो जाएगा। तो देख लीजिएगा समास वगैरह किस तरह से करना है, क्या क्या ऑप्शन लगाना है, ठीक से ध्यान से देख लीजिएगा। दोनों में रहता है, 2 समास भी हो सकता है। विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? विश्व प्लस अमित्र, विश्व प्लस मित्र, विश्व प्लस मित्र और विश्व प्लस मित्र। सी और डी ऑप्शन एक ही हो गया ना, सॉरी, यहाँ पे विश्व प्लस मित्र होना चाहिए, आकार की मात्रा छूट गया है ना। चलिए अब बताइए कि विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। ओके, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विश्व प्लस अमित्र। विश्व प्लस अमित्र मतलब विश्वामित्र। अब संधि में आपको पता होगा, संधि के टोटल 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओके, चलिए, स्वर संधि के टोटल 5 प्रकार, स्वर संधि के टोटल 5 प्रकार, इसको याद रख लीजिएगा। आप लोग डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ से देख लीजिएगा, जो विश्व है, विश्व है प्लस अमित्र, तो विश्व व अ है ना, तो विश्व में अ वर्ण निकालिए और व वर्ण यहाँ पे आए, समझिए इसको। और उसके बाद जो अमित्र है इसका भी अ वर्ण आया, तो
तो अ मिलकर आ बन गया, अ मिलकर आ बन गया, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि आएगा। तो अगर पूछे आपसे कि विश्वामित्र में किस तरह का संधि है, तो आपको किस तरह का संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि है। ऐसा डायरेक्ट तो देंगे नहीं, ठीक है, कि आपका स्वर है कि व्यंजन है कि विसर्ग है, दे भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन देंगे ना कि इसमें बताइए कि कौन सा स्वर संधि है, दीर्घ की व्यंजन है, दीर्घ है कि आपका गुण है कि यन है कि आयादी है कि क्या है, ठीक है, तो इस तरह से दे सकते हैं। ओके ना, तो ये हो गया आपका दीर्घ स्वर संधि। कैसे हुआ दीर्घ, देखिए अ प्लस अ मिलके आ बन गया, तो कभी भी आ बने, ओके, आ बने, बड़ी ऊ बने या बड़ी ई बने, ये सब बनता है आपको, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे आपका दीर्घ संधि हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो, क्या हो, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो उसे क्या कहते हैं, यौगिक शब्द, रूट शब्द, योगरूट शब्द या फिर मिश्रित शब्द। देखिए जिस शब्द के कई सार्थक खंड होते हैं उसे आप जो है से यौगिक शब्द के नाम से जानते हैं। किस शब्द के नाम से जानते हैं, यौगिक। अगर रचना के आधार पर देखिएगा, रचना के आधार पर देखिएगा तो जो शब्द होते हैं, शब्द होते हैं उनके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन, यही यौगिक होता है, रूट होता है और योगरूट होता है, तो यही 3 प्रकार का होता है। आपका आंसर यौगिक हो गया। अब थोड़ा समझा देते हैं कि आखिर यौगिक शब्द कहते कहते हैं किसे हैं। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है सार्थक खंड के बारे में। एक मैं आपके समक्ष एग्जाम्पल लेता हूँ, अपयश। क्या है, अपयश। तो अपयश को कैसे बना सकते हैं, अप प्लस यश, यानी कि अप को अलग लिखिए, यश को अलग लिखिए, तो हर एक खंड का जो है अलग निकलता है। अप मतलब बुरा होता है, यश मतलब का ख्याति, तो यानी जिसका ख्याति बुरा हो गया समझिए कि अपयश हो गया उसका, ठीक है, तो इसका मतलब बदनाम हो गया, ठीक है, ओके ना। तीसरा शब्द देखते होंगे, अपयश हो गया, उसका देवालय वगैरह हो गया, देव प्लस आलय, देवालय, तो देवालय मतलब देव के लिए आलय, तो आलय मतलब घर होता है, तो देव मतलब तो पता होगा देवता होता है, और आलय मतलब घर होता है। तो अलग अलग शब्द जो होता है उसका अगर तोड़िएगा तो सबका अर्थ निकल जाएगा, तो वो आपका यौगिक शब्द होता है। रूट शब्द क्या होता है, रूट शब्द वैसे शब्द होते हैं जिनको अलग करने पर कोई अर्थ निकलेगा ही नहीं। जैसे नाक वगैरह का एग्जाम्पल ले लीजिए, नाक ले लीजिए, कान ले लीजिए, तो ना प्लस का अलग अलग लिखिएगा तो क्या किसका कुछ अर्थ निकलेगा, जी नहीं, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो रूट शब्द हो गया। अब ये बचा योगरूट शब्द। तो योगरूट शब्द आप लोग बहुब्रीहि समास अभी बताया ना, तो कुछ उसी तरह समझ सकते हैं कि शब्द लिखा रहेगा लेकिन उसका अर्थ जो होगा ना, उस जो शब्द अलग कीजिएगा तो उसका अलग अर्थ ही अलग हो जाएगा। जैसे लंबोदर, लंबा उदर, तो लंबोदर तो क्या है, एक लंबा उदर वाले पर्सन के बारे में बात करता है, जी नहीं, वो गणेश जी के बारे में बात करता है। तो इस तरह से आपको योग रूट शब्द कहे जाते हैं। सारा ऑप्शन क्लियर होगा, आई होप कि समझ में आ चुका होगा। यही यौगिक शब्द होता है, सार्थक खंड होगा, तोड़िएगा अलग अलग। तो नेक्स्ट जो होता है, इसे मुहावरे का अर्थ बताना है। छछूंदर के सर पर चमेली का तेल, क्या होगा इसका अर्थ, दान के सुपात्र नहीं होना। कभी भी शब्द के पहले अगर सु लग जाता है उसका मतलब अच्छा हो जाता है, और अगर कु लग जाता है उसका मतलब खराब हो जाता है, ठीक है। तो अगर किसी का नाम कुंवर है जिसका मत बोल दीजिएगा खराब है, ठीक है। नेक्स्ट, दान के सुपात्र नहीं होना, अयोग्य व्यक्ति को उच्च पद मिल जाना, गंजे के सर पर सुगंधित तेल लगाना, अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना। ऐसे ऐसे ऑप्शन डालते हैं ना, हंसी आ जाए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति को उच्च पद मिल जाना। उसको बोलते हैं छछूंदर के सर पर चमेली का तेल चढ़ गया, ठीक है। चमेली बहुत महंगा चीज़ है, तो उसका सर पे जो है से महंगा तेल लगा रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं कि अयोग्य व्यक्ति को उच्च पद मिल जाना। ओके, ओके ना, तो यही हो गया जैस्मिन ऑयल। आंसर इज बी। बहुत सारे मुहावरे वगैरह होते हैं, अर्थ वगैरह, मजा आ जाता है पढ़ने में। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें विशेषण बताइए। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या फिर सर्वनामिक विशेषण, क्या होगा। देखिए आप लोग देखिए, दूध एक संज्ञा है, उसके पहले क्या आया हुआ, आधा लीटर, तो आधा लीटर क्या बताएगा, आधा लीटर मात्रा के बारे में बता रहा है भाई, किसके बारे में, मात्रा के बारे में बता रहा है। तो सिंपल सी बात है, मात्रा के बारे में बताएगा तो वहाँ पे आप लोग परिमाणवाचक लगा लीजिए, क्या लगा लीजिएगा, परिमाण, ठीक है। तो इसको याद देखिए, अगर संख्या के बारे में बताता है तो संख्या लगा देते हैं, संख्या आता तो संख्यावाचक विशेषण, जैसे 1 2 3 वगैरह 10 15 आता है उस समय, ठीक है, तो इसको लगा लीजिएगा। अच्छा बुरा आता है तो गुणवाचक हो जाता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिमाण कर रहे हैं, मात्रा के बारे में। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अब इसको क्वांटिटेटिव अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ना, क्वांटिटेटिव। चलिए, परिमाणवाचक विशेषण। और यहाँ पे अनिश्चित वाचक परिमाण, यहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक है ना, आधा लीटर निश्चित है, ठीक है। बहुत दूध पी लिया, ठीक है, बहुत मतलब कितना पता नहीं कितना पी लिया। इनमें से कौन एक ऊष्म व्यंजन है, क्या है, कौन एक ऊष्म व्यंजन है, बताइए। व्यंजन की संख्या टोटल 33 होता है, स्वर की संख्या टोटल 11 होती है, तो मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ अब तक। तो बताइए कि ऊष्म व्यंजन कौन है, य, प, स या ट, क्या होना चाहिए। देखिए ऊष्म व्यंजन क्या होता है, ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होता है जिसको देखिए मुंह से जो है बोलने में, अगर मुंह से अगर बोलिएगा इसको, तो इसको बोलने में थोड़ा सा देखिएगा जो हवा है वह रगड़ के साथ निकलता है, जिसके चलते आपका घर्षण के चलते ऐसे ऊष्मा उत्पन्न होता है, ऐसे कहा जाता है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या टोटल 4 है, कौन कौन, आप लोग तलाबे स, मूर्धन स, दन स, उल्टा बोल रहा हूँ ना, तलाबे स, मूर्धन स, दन स
और ह, कभी कभी नहीं चला जाता है ऐसे ऐसे। तो मूर्धन सा दन सा हो गया, मूर्धन सा तलावे सा मूर्धन सा दन सा और ह, तो इतना चारों के चारों जो है ना सबका उस व्यंजन में आता है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन होता है य, र, ल और व, तो ये चारों अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ओके, आंसर इज सी, स हो गया ना। तलावे से मूर्धन सा दन सा ये सब आपका उष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, 4 होते हैं उष्म व्यंजन, ठीक है, देख लीजिए। देखते हैं तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, बताइए। तपस्विनी, तपस्विनी ऐसे, या फिर तपस्विनी ऐसे, या फिर तपस्विन, या फिर क्या होना चाहिए बताइए। इसमें तपस्विनी शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताना है तपस्वी का, जिसमें आपको यहाँ पे ना वर्तनी भी सही चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो तपस्विनी सही क्या होगा, देखिए तपस्विनी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तपस्विनी ऐसे लिखा जाता है तपस्विनी ना, इधर से लिखा जाता है इसका, ठीक है। जो तपस्या करने वाली स्त्री और तपस्या करने वाला पुरुष, उसको तपस्वी बोलते हैं, तपस्विनी ऐसे हो जाएगा, ठीक है, जैसे वीर का वीरांगना होता है उसी तरह से। क्वेश्चन 9 देखते हैं, बच्चों ने खेल खेला, भविष्य काल क्या होगा। भूतकाल में बच्चों ने खेल खेला, तो भूतकाल है, बच्चे खेल खेल चुके, ये भी भूतकाल का है। बच्चे खेल रहे हैं, वर्तमान काल का है। बच्चे खेल चुके होंगे, आपका खेल चुके होंगे, ये भी भूतकाल का सेंस है। बच्चे खेल खेलेंगे, ये आपका भविष्य काल के बारे में बात करेगा। बच्चे खेल खेलेंगे, ये भविष्य काल के बारे में बात करेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में देखिएगा काल 3 तरह का होगा आपका, वर्तमान काल, ओके, वर्तमान और भूत होता है और एक भविष्य होता है, ठीक है, भविष्य, ठीक है। तो ये 3 काल होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, भानुदय में कौन सा संधि है बताइए। अब दीर्घ स्वर संधि, यन स्वर संधि, अयादि स्वर संधि या गुण संधि, क्या होगा। भानुदय, देखिए आप लोग का ना इसका संधि पीछे थोड़ा सा ऐसे होता है, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, तभी आपको चर्चा किया था। भानु में छोटी ऊ की मात्रा, ध्यान दीजिएगा छोटी ऊ, और ठीक है यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा यानी कि यहाँ पे ऊ है प्लस में ऊ लग गया, तो ऊ और ऊ मिलके क्या बन जाता है, ऊ और ऊ मिलके बड़ी ऊ बन जाता है। तो ये बताया था ना, या तो बड़ी ई बन जाए, बड़ी ऊ बन जाए, या आ बन जाए, वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि आता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। भानु जोड़ उदय, ऊ प्लस ऊ मिलकर बड़ी ऊ बन गया, बड़ी ऊ का सिंबल ऐसे होता है, आप लोग पता होगा, तो देख लीजिएगा भानुदय। यहाँ पे बड़ी ऊ मत लगा लीजिए, गलती हो जाएगा, छोटी ऊ ही रहेगा यहाँ पे, ओके। ऑप्शन में आपका ज़्यादा चांस है कि बड़ी वाला ऊ करके भी देंगे, अगर इसका संधि विच्छेद पूछेंगे तो भानु जोड़ उदय हर्षु कर की मात्रा होगा यहाँ पे, याद रख लीजिएगा। दीर्घ स्वर संधि इसमें आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हिंदी में आधारभूत वाक्य कितने होते हैं। आधारभूत वाक्य देखिए कभी पूछेगा आपसे तो याद रख लीजिएगा, आपसे अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं ये बताना है। रचना के आधार पर 3 होता है, आपको बताया था, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य जो होता है टोटल 8 प्रकार के होता है, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। कौन कौन होता है आधारभूत वाक्य देख लीजिए यहाँ से, विधानवाचक होता है, निषेधवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादि बोधक वाचक, विस्मयादि बोधक या फिर संकेतवाचक। तो ये होता है टोटल 8 प्रकार, तो आंसर इज डी 8। और अगर रचना का आधार पूछेंगे तो रचना का आधार पर बता दीजिएगा 3 तरह का होता है, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, क्या है, शुद्ध है। मुसलधार, अस्वस्थ्य, मुंह या फिर चिंता, क्या होना चाहिए। इसका आंसर डी हो जाएगा, चिंता शब्द सही है, बाकी सब के सब गलत वर्ड है, क्या, ओके। तो सारा का सारा शब्द गलत है, तो एक ही शब्द सही है। तो इस सबका शुद्ध रूप क्या होगा, देखिए मुसलधार नहीं होता है ना, मुसलधार नहीं मूसलाधार होता है, इसको देख लीजिए क्या होता है, मूसलाधार होता है। उसके बाद अस्वस्थ नहीं, अस्वस्थ होता है, और मुंह के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, ठीक है, मुंह के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, ठीक है, यह गलत होता है, तो ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। चंद्र बिंदु को आप लोग क्या बोलते हैं, इसको आप लोग अनुनासिक बोलते हैं, और एक बिंदु को आप लोग अनुस्वार बोलते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा गया है आचार्य किशोरीदास शुक्ल के द्वारा, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, इसको अनुनासिक बोलते हैं। यही कुछ शॉर्ट आज रखे थे आज का क्लास, और शाम को एंजॉय वेट कीजिए, ओके। वहाँ पे संडे टेस्ट आज होने वाला है, तो चल मिलते हैं फिर शाम को। वंदे भारतम।